नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। तो सियासत जो कराए वो भी कम है, जो न कराए वो भी कम। नाम बदलना हो, नाम नया रखना हो, नाम हटाना हो, नाम जोड़ना हो, सियासत में सब कुछ मुमकिन है। बस देखने का नजरिया और करने की शिद्दत होना चाहिए। नाम रखे जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। देश में नाम बदलने की सियासत न तो नई है और न ही पुरानी होने वाली है। शहर हो, सराय हो, रेलवे स्टेशन हो, स्टेडियम हो, चाक चौराहे हो या फिर सड़क हो, जो नाम पसंद नहीं, जिनको इतिहास से मिटाना हो तो उसका नाम बदल दो। जी हाँ, इस समय स्थानों के नाम परिवर्तन को लेकर देश में सियासत छिड़ी हुई है। नाम बदलने की राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश भले रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा शहरों के नाम मध्य प्रदेश में बदले गए। इस नाम बदलने की सियासत को लेकर आरोप संघ के साथ ही भाजपा की सरकार पर लगते रहे हैं। सियासत भी होती रही है और आज भी हो रही है। अब इसमें एक अध्याय और जुड़ गया है और वो है शिक्षा का। दरअसल एनसीईआरटी की पुस्तक इतिहास और राजनीति शास्त्र की किताबों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं की किताबों से मुगल काल के चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसके अलावा नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बदलाव की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगी और देश भर के स्कूलों में इस पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाएंगे। अब जैसे कि परंपरा 100 किताबों से हटाए गए मुगल दरबार के इतिहास पर मुस्लिम धर्मगुरु ऐतराज जता रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का आरोप है कि भाजपा शिक्षा का भी भगवाकरण कर रही है और मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की राजनीति की जा रही है। तो वही भाजपा का तर्क है कि हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी पर अपनी संस्कृति और विरासत से परिचय कराना चाहते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से वंचित किया जा रहा था। हम उस संस्कृति को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जनता मांगे जवाब में आज बात इसी मुद्दे को लेकर करेंगे, पाठ्यक्रम पर प्रहार। तो मेरा देश बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, सियासत की हवा का रुख बदल रहा है। किताबों से इतिहास को हटाकर भविष्य के नए अध्याय जोड़े जा रहे हैं। शिक्षा की नींव कैसी होनी चाहिए हमेशा ही चर्चा का विषय रहा। इस पर लगातार चिंतन मंथन भी होता रहा है और उसी के तहत बदलाव भी होते हैं। लेकिन बदलाव जब स्कूली शिक्षा की किताबों में होता है तो चर्चा होना भी लाजमी है, और बदलाव भी ऐसे जो किसी धर्म विशेष या विषय से जुड़े हों। और ऐसी ही एक चर्चा ने इस वक्त जोर पकड़ा हुआ है। दरअसल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने 12वीं की कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा हिंदी की किताब से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय भी लिया गया है। अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के से मुगल दरबार, जिसमें 16वीं और 17वीं शताब्दी का जिक्र है, हटाया गया है। इसके अलावा शासकों व उनके इतिहास से संबंधित अध्यायों को भी हटाया गया है। नागरिक शास्त्र की किताब से यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर भी हटा दिया गया है। साथ ही हिंदी आरोह भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे को भी हटाया गया है। अब मौजूदा सेशन से होने जा रहे बदलाव केवल 12वीं क्लास तक ही सीमित नहीं है। 10वीं और 11वीं क्लास की पुस्तकों से भी कई चैप्टर हटाए गए हैं। अब सिलेबस में यह बदलाव देश भर के उन सभी स्कूलों और छात्रों के लिए लागू होगा जहां एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा हैं। इसमें सीबीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड भी शामिल है। एनसीईआरटी के मुताबिक सिलेबस में जो भी बदलाव किया गया है उसे मौजूदा शैक्षणिक सत्र यानी बदलाव 2023-24 से ही लागू कर दिया जाएगा। लेकिन शासन और प्रशासन की इस कवायद पर अब सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं, तो भाजपा ने अपने तर्क हैं। इन्हीं सवालों का जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे, पाठ्यक्रम पर प्रहार पर।
चलिए इस पे चर्चा करते हैं, जिसमें हम हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं भाजपा से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हैं, कांग्रेस से विधायक राजस्थान से राम नारायण मीणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर समी आगई जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, आपके पास आएंगे, पहले ये तो जान लें लोगों से कि भाई उनका क्या मत है, ये जो चैप्टर हटाए गए हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्या आपका क्या मत है जो चैप्टर हटाया गया है, क्यों हटाया गया है? क्या इससे जो भारतीय संस्कृति है उससे जो हमारी स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा उसके बारे में जानकारी होगी? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, जो चैप्टर हटाए गए हैं जी, आपने अभी बताया, एनसीईआरटी से 12वीं की किताब से हटाए गए, इसके बाद 10वीं 11वीं से भी कुछ चैप्टर हटाए गए। खास जो जिस पर चर्चा हो रही है आजकल वो है आपका जो है मुग़ल दरबार, जो 12वीं से हटाया गया। मुग़लों के 16वीं 17वीं शताब्दी की जो बातें हैं, जो इतिहास है उसको हटाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो साहित्य में हटाया गया, पंत निराला, फिराक गोरखपुरी और भी अन्य कवियों को हटाया गया। तो हमें को लगता है कि एनसीईआरटी क्या करती है कि एक तरह से रिसर्च बेस्ड अपना जो है वो सिलेबस लागू करती है। अब इन चैप्टर को हटाए जाने के पीछे राजनीतिक कयास जो भी लगाए जाते हों, लेकिन मैं अभी देख रहा था, दिनेश प्रसाद जो कि इसके वो हैं डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम किसी राजनीतिक विद्वेष के चलते इन चैप्टर्स को नहीं हटा रहे हैं। हमारी एक टीम है, एक साल का पूरा पाठ्यक्रम डिसाइड हुआ और उसके बाद जो है इन चैप्टर्स को हटा दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब मुग़लों का इतिहास हटाने की बात होती है तो बहुत सारे जो है पुरातात्विक जो धरोहर है हिंदुस्तान में, उनको भी कैसे हटाने का प्रयास किया जाएगा? वो तो इन्वॉल्वमेंट्स वहीं के वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको हटा देंगे। चाहे जो भी जो इमारतें हैं जिनके पीछे कुछ इतिहास है, ज़रूर वो लोगों को जानने की उत्सुकता होगी। तो ऐसे समय में क्या सारे लोगों को इसकी जानकारी हो पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं कि किसका इतिहास कैसा है। अब ये तो देखिए राजनीतिक रूप से इन विषयों पर बहुत सारी चर्चा परिचर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो इतिहास है, एक जो पहले का जो प्राचीन व्यवस्था है उसके बारे में लोगों को जानकारी हासिल करना। अब वो जानकारी उस समय किस तरह का इतिहास लिखा गया है उस पर चर्चा हो सकती है। जहाँ तक शहरों के और के नाम बदलना या सारी चीज़ें बदलने, स्टेशन का नाम बदलना एक आम बात है, सड़कों के नाम बदल देना। लेकिन जो इतिहास है उसको जिस तरह से अब तक पढ़ाया जा रहा था उसमें बदलाव होना त्रिपाठी जी। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये विषय हटाए गए हैं तो इसका जवाब तो एनसीईआरटी के निदेशक दे सकते हैं या जो है भारत सरकार दे सकती है, संबंधित विभाग के मंत्री दे सकते हैं। हमारे साथ राजस्थान से राम नारायण मीणा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं वर्तमान में। मीणा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, मीणा साहब, आप विपक्ष किस रूप में लेता है ये जो भी, हालांकि इस तरह की छन की बातें आ रही हैं कि विपक्ष की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं कि शिक्षा का भी भगवाकरण किया जा रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए साहब, पक्ष विपक्ष का प्रश्न नहीं, प्रश्न है राष्ट्र का। जी, अब राष्ट्र की अस्मिता की बात करके राष्ट्र को कमजोर करने का कोई षड्यंत्र रचे जी, या ऐसा काम करें जिससे हमारा नेशन ही कमजोर हो जी, या हमारी पहचान ही खत्म हो, तो फिर हमारे पास क्या बचता है? जी, ये जो कोशिश हो रही है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ इनका कदम बढ़ाने की बातें हो रही है। जी, अब मैं आपको पिछले दिनों नेपाल में ले चलता हूँ। नेपाल में पेड़ का पत्ता हिलता था, हिंदुस्तान की एम्बेसी को पता चलता था। आज नेपाल सेक्युलर राष्ट्र हो चुका है। किसकी गलती से? यदि आज ये बीजेपी हिंदुस्तान में काबिज नहीं होती तो नेपाल कभी सेक्युलर राष्ट्र नहीं होता। आज एक ही राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र था। अब हम इन परिस्थितियों में क्या यहाँ देश को एक शौक पैदा करके वोट लेकर के देश को कमजोर तो कर सकते हैं, और उसके बारे में हमें क्या करना है? पिछले दिनों एक पूंजीपति ने जो खेल किया, जिस तरह से घाटा हुआ, हजारों हजार करोड़ का LIC का बैंकों का जो पैसा गया, देश कमजोर हो रहा है। तो ये देश में जिस तरह से ये करना चाहते दंगा फिसाद, जिस तरह से चुनाव की दृष्टि से देख के कर रहे हैं, तो क्या ये लोग जामा मस्जिद को उठा करके कहीं भेजेंगे? किसी दूसरे राष्ट्र में भेजेंगे? या लाल किला को डिसमेंटल करेंगे? जी, या कुतुब मीनार की स्थिति खराब करेंगे?
तो मेरा अर्ज करना यह है कि हिंदुस्तान की पहचान जो है वो विविधता में एकता है, और ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते थे? अदालतों के माध्यम से क्या हुआ, मैं ड्यूटी गार्ड के कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वंचित वर्ग को कमजोर किया जा रहा है, जातवाद को बढ़ाया जा रहा है, उससे राष्ट्र मजबूत होगा। गौ मां का नाम लेकर के आज यदि किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में कहीं भी यदि गौ मांस का भक्षण करने वाला मंत्री है तो किसने नॉमिनेट किया? तो क्या हमें ये अधिकार है जी कि गौ हमारी माँ है, ये कहने का अधिकार है? गौ के हत्यारों को फांसी दो, ये कहने का अधिकार है? तो कथिर करनी मंत्र हो रहा है। ये जो हटाए जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है देश का कि इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस के पदों पे जो बैठे हैं वो इतने वीक बना दिया गया है उनको कि अपना पद बचाने में लगे हुए हैं। जब नेताओं के बच्चे बच्ची बिना किसी उचित परीक्षा के आईएएस में जाएंगे तो देश के सेक्रेटरीट में माहौल खराब होगा, कमजोरी आएगी। इनको बात करना चाहिए, मजबूत राष्ट्र है। चीन की सीमा पे कितनी टेकरियों पे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि कितनी टेकरियों पे चीन ने कब्जा कर लिया, उसका जवाब देना चाहिए था। हम पाकिस्तान के बोल करके राजनीति तो कर रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छा बता रहे तो पाकिस्तान। मीणा साहब यहाँ सवाल आपने कहा कि अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो नेपाल सेकुलरिज्म में नहीं आता, ऐसा किस आधार पे आप कह रहे हैं? किस आधार पे? मैं इस आधार पे कह रहा हूँ। देखिए, नेपाल हमारा राष्ट्र था, हम पहले नेपाल के लोगों को नौकरियां देते थे। जो स्थिति में, तो आज की तारीख की बात बताता हूँ जी, मैं वहाँ एम्बेसी में बैठा हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन जिस दिन नेपाल सेक्युलर राष्ट्र बन रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने जो मदेशियों का इनका जो झगड़ा चला उसमें उलझ करके नेपाल को कमजोर कर दिया, नेपाल को चीन की तरफ झुकने को मजबूर कर दिया जी। हमारी पॉलिसी जो है, अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी है, वो फेल्योर है। हमने रशिया जैसे दोस्त को चीन के आक्रमण में जो सीना तान के हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, जो राष्ट्र हमारे दुश्मन बने हुए थे जो देश जी, उन देशों से दोस्ती कर रहे हैं। आप नाव में घूम सकते हो, झूले में झूल सकते हो, लेकिन भाई भाई होता है, अपना अपना होता है। आज अपनों को यदि हम दुश्मन बना देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। नेपाल के बारे में तो यदि कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, कभी भी नेपाल सेकुलर राष्ट्र नहीं होता, हिंदू राष्ट्र होता। मीणा साहब, अगर अकबरनामा पुस्तक से हटाया जा रहा है, शाहजहां के साम्राज्य का वर्णन करने वाली चीजें हटाई जा रही हैं, तो इसमें हमारा देश कहाँ कमजोर हो गया? देखिए, देश इसलिए कमजोर हो गया, आप कुछ चेप्टर डालो मुगलों पे। आगना औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया, किसी ने कोई इतराज किया जी। लेकिन जिस प्रकार से आप हर जगह से मुगलों का नाम हटाना चाहते हो, तो क्या उस पहचान को आप खत्म कर सकते हो? क्या आप इस सत्यता को खत्म कर सकते हो कि इतने साल तक, इतने वर्षों तक मुगलों का राज रहा? क्या इस पहचान को खत्म करना चाहते हो कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया? ये उसको खत्म करने की बात है, और हिंदू राष्ट्र की तरफ हिंदुओं को एकजुट करने की बात है। मनसा जो है वो मनसा सही नहीं। यदि मनसा सही होती तो आज मैं ये भाषा नहीं बोलता, और राष्ट्र आश्चर्यचकित नहीं होता, अचंभित नहीं होता इन नाटकों से। ये नाटक है, ये राष्ट्र को मजबूत करने का तरीका नहीं है जी। क्योंकि राष्ट्र एक कौम का राष्ट्र नहीं है, एक व्यक्ति का राष्ट्र नहीं है, अकेले राष्ट्रपति का राष्ट्र नहीं है, हम सबका राष्ट्र है। 130 करोड़ जनता का राष्ट्र है। उसमें से उन लोगों को कैसे हटाएंगे जिनकी पॉलिसी से बेइंतहा नाराज होंगे? तो देश में अराजकता फैल सकती है, उसको रोकना चाहिए, देश को एक करना चाहिए, एकजुट करना चाहिए, और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बेरोजगारी को खत्म करने का वो करना चाहिए था, सबको शिक्षा मिले। अब राजस्थान में हेड टू विल दिया, वैसे करना चाहिए था, सबको सही करना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। हर चीज में जीएसटी, ये देश मजबूत हो रहा है। हर चीज में दूसरे जातवाद की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, और फिर गौ माँ का अपमान भी जो किया जा रहा है देश में, जिस तरह से लोगों को चयनित करके किया जा रहा है। चलो, मीणा साहब तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आप निश्चित तौर पे मीणा साहब ने जो बहुत सारी बातें कही, नेपाल एक नई चीज उन्होंने जोड़ दी, तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति कमजोर है, जिसके कारण नेपाल हमसे अलग हो गया, चाइना की तरफ चला गया। इसका उत्तर तो देंगे ही आप। लेकिन ठीक है, मुगल साम्राज्य वो जैसा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ
जा रहे हैं तो आप लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिराक गोरखपुरी, इनकी कविताओं में क्या गड़बड़ी थी हमने तो पढ़ा भी। देखिए कहीं भी ऐसा नहीं था कि किसी एक वर्ग का बड़ा उल्लेख किया गया हो, किसी एक पार्टी का बड़ा उल्लेख किया गया हो, सामान्य कविताएं थीं। तो इस स्थिति में निश्चित तौर पे भले सीधे सीधे तौर पे मीणा जी ने आरोप ना लगाया हो, लेकिन शिक्षा का भी भगवाकरण किया जा रहा है, ऐसे आरोप आ रहे हैं। तिवारी जी के ही और हेड आदरणीय संपादक जी ने जी उन्होंने बताया कि एक समिति बनी हुई, वो कहीं ना कहीं शिक्षाविदों की बनी हुई जी और उसमें ये सारे विषय जी सिलेबस के जाते हैं जी कि देश के अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है और उसकी पॉलिसीज मैटर क्या है। उसकी पॉलिसीज मैटर रोजगार भी होना चाहिए जी उसकी पॉलिसीज मैटर ये हिंदुस्तान है जी और हिंदुस्तान में नर से नारायण बनाने तक की विद्या गुरुकुलों में दी जाती थी। आज मानव बनना मुश्किल हो रहा है। आज जिस ढंग से देश के अंदर तमाम प्रकार की बातें हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जी वो मनोविकार क्या शिक्षा के विद्यालय वर्तमान में जो सिलेबस है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। इसका विचार अगर हमें बहस करनी है तो करना चाहिए। जी अगर हम अपने एक ननिहाल को स्कूल भेज करके और सिर्फ वो तमाम शिक्षाएं दे रहे हैं जो उसके पेट भरने के काम आए, उसकी नौकरी के काम आए, मैं सोचता हूँ हर माँ हर बेटा हर बाप ये चाहता है मेरे लड़का बिटिया क्या पढ़ ले तो नौकरी पा जाए और उनकी जो है तो इसका परिवार नौकरी से क्या लेना देना तिवारी जी? अब हालांकि अभी हमको ये नहीं मालूम है कि इन जगहों पे कौन से मैं चैप्टर लाए नौकरी की बात जाएंगे, नहीं कर, कौन आप तो किसका सुनिए, किसका मेरे को सुन लीजिए, व्याख्यान मैं होगा ये नहीं शायद मालूम, लेकिन इसमें अगर अकबरनामा, शाहजहां इनका पढ़ाई, इससे नौकरी थोड़ी मिल रही थी कहीं। बात तो सुन ले मेरी। जी ये अकेले अकबरनामा नहीं, जी अकेले साहित्य में जो परिवर्तन हुआ वो नहीं, इन दो बातों के अलावा भी अन्य जो परिवर्तन हुए, रोजगार परक चीजें जोड़ी गई हैं। उसको विद्यार्थी को अन्य विषय वो अगर बायो लेके पढ़ रहा है तो उसी समय वो चाहे तो समाजशास्त्र भी पढ़ सकता है। ऐसी तमाम उसमें कहीं ना कहीं नीति में परिवर्तन हुआ है। उसकी एक कमेटी बनी हुई थी और जो मैं कह रहा था कि आखिर एक विषय ये भी क्यों नहीं होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति, जी भारतीय परंपरा और जिससे राष्ट्र का बोध, हमने 70 साल देश को आजाद हुए हो गया पर आज भी हम आम आदमी को लोकतंत्र नहीं समझा पाए, आम आदमी को हिंदुस्तान नहीं बता पाए। क्रिकेट में कोई जीतता है पाकिस्तान का, पटाखे फूटते हैं हिंदुस्तान में, रामनवमी में जुलूसों के पत्थर फेंके जाते हैं। इन परिस्थितियों में अगर अकबरनामा हटाया गया और उसके कारण यदि किसी के पेट में मरोड़ हो रही है तो कांग्रेस खुद तय कर ले। कभी वो साफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगती है, कभी हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और कभी वो तुष्टीकरण की जो मीणा जी अभी बोल रहे थे सब, वो उनकी जो पुरानी लय है, जो पुरानी मोहब्बत है अल्पसंख्यक वोटों को भ्रम फैला करके, लाल किला तोड़ देंगे, आगरा का ताजमहल तोड़ देंगे, इस तरह की बातें तो शिक्षा नीति में नहीं है। शिक्षा नीति में तो एक विषय में हमें क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्यों नहीं पढ़ाना है, ये वहां हम जैसे विद्वान नहीं जो इस क्षेत्र में दखल रखते हैं उन विद्वानों ने तय किया। तिवारी जी जो कमेटी आपने कहा शिक्षाविदों की कमेटी बनी है वो कौन सा विभाग बनाती है? मानव संसाधन विभाग बनाती है कि कोई और बनाता है? नहीं, मानव संसाधन विभाग बनाता है, देश का प्रधानमंत्री बनाता है, देश की सरकार बनाती है, और जो नियम है बनाने के, जो योग्यताएं वांछित है, भले कोई बनावे, मानव संसाधन मंत्री बनावे, सरकार बनाए, कैबिनेट बनाए, कोई बनाए, पर बनाएगी कमेटी उन्हीं नॉर्म्स के अंदर और काम भी उनका वही होगा जो ऑलरेडी उस कमेटी के निर्माण के समय तय किए गए। उस नाम से बहुत सारे विद्वान आते होंगे, किस विद्वान को चुनना है वो तय करते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री। एक बात तो आप भी समझ सकते हैं जी,
कि अभी इस विषय पर ही आपको डिबेट बुलानी थी। जी मध्य प्रदेश में बहुत से लोग हैं जो आपके टीवी चैनल में अक्सर बैठते हैं, जी पर आपने चार ही बुलाए हैं, जी। तो आवाज तो चार ही चर्चा करेंगे ना। जी तो चलिए। ये बहुत से विद्वान है, जो विद्वान है उनका सम्मान है, उनको प्रणाम करते हैं। और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से स्वदेश के हम कहते हैं कि यदि कोई बात है तो उस कमेटी के पास लिख करके भेजिए, वहां अपना प्रतिवेदन दीजिए, चलिए वहां अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पर ये हाय तौबा, हाय तौबा, हाय हुसैन हम न रहे, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस के मेरे वरिष्ठ मित्र कर रहे थे, मैं उनको नमन करता हूँ। चलिए, आप उन्होंने मने कह आप दिया कि भगवाकरण नहीं कर रहे हैं। इस नीति के कारण, अरे भगवा हिंदुस्तान है, जी हिंदुस्तान का दूसरा नाम भगवा है, जी और इसलिए करण वरण करने की जरूरत नहीं है। सब है। हिंदुस्तान में भगवा का अपना महत्व है, उससे कांग्रेसी 70 साल में मेट नहीं पाए, खुद मिट गए। और आज भी तिवारी की बात, तिवारी जी हमारे साथ तो छोड़ दो मेरे भाइयों। जी 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 हमारे साथ समी आगई जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। समी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? समी जी मेरी आवाज आ रही है जी? आपने सब्जेक्ट तो सुन ही लिया होगा। इसके पहले जो मैंने बातें बताई कि कौन कौन से क्या क्या बदला गया, वो भी मैंने बता ही दिया है। अब आपका इसमें क्या राय है और क्या सोच है, और ये हुआ है, परिवर्तन हो रहा है, तो एक तरह से अच्छा है या बुरा है? सबसे पहले तो त्रिपाठी जी आपको नमस्कार। जी नमस्कार। और आपके करोड़ों दर्शकों जो आपकी इस डिबेट को देखते हैं उनको मेरा नमस्कार। साथ ही पैनल में जितने भी साथी बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। जी मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जी बदलना है अगर तो रिंदों से कहो कि अपना चलन बदले। जी बदलना है अगर तो रिंदों से कहो कि अपना चलन बदले, फकत साकी बदल जाने से मैखाना ना बदलेगा। जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में आई है, तो उसका एकमात्र काम अगर हम अभी तक का आकलन करें तो सिर्फ नाम बदलने को लेकर ही रहा है। चाहे शहरों का नाम बदलना हो, चाहे ट्रेनों का नाम बदलना हो, या सड़कों का नाम बदलना हो। अब इसी कड़ी में एनसीईआरटी के माध्यम से देश को इतिहास के बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके अनुवासी संगठनों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर इस बात का दबाव बनाया कि वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर नया इतिहास गढ़ने का प्रयास करें। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि देश की आजादी में सभी वर्गों ने अपनी आहुति दी जी। और जिस प्रकार से आज देश का वातावरण है वो किसी से कहीं छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर राजनीतिक रूप से और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ध्रुवीकरण करना चाहती है, एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे हम बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ ध्रुवीकरण 2024 को दृष्टिगत रखते हुए हो रहा है। नहीं, ये शिक्षा नीति, शिक्षा के पाठ्यक्रमों में बदलाव से समाज का क्या लेना देना है, इसको अगर जोड़ेंगे आप तो बेहतर होगा। मैं आ रहा हूँ उस पर जी, मैं आ रहा हूँ उस पर, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके जरिए हम अपने इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं जी। और जिसका इतिहास नहीं होता वो गूंगा होता है, गूंगे का कोई इतिहास नहीं होता। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आज मुगलों का इतिहास बदला जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर। हमारे महान कवि गोरखपुरी का, निराला जी, पंत जी का, इनको नाम इनको हटाकर उनकी जगह दूसरा सिलेबस लाया जाएगा। तो आज सवाल तो यह है ना कि वो सिलेबस कौन सा होगा जी, जो इनके स्थान पर इन्हें रखना होगा। और सिर्फ आज अगर हम मुगलों की ही बात करें तो आगे आने वाले भविष्य के अंदर जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जाएंगे और कहीं देश को अपना इतिहास बताना होगा तो ताजमहल का इतिहास कौन बताएगा? लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, उसका इतिहास कौन बताएगा? फतेहपुर सीकरी जो मुगलों की राजधानी रहा है उसका इतिहास कौन बताएगा? ऐतमौद्दौला और इस प्रकार के ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनका इतिहास कौन बताएगा? इसके साथ साथ एक बात बड़ी गंभीर है इसमें कि जिन आप मुगलों को आक्रांता कहते हो और उन आक्रांताओं के विरुद्ध हमारे देश के सूरवीरों ने, जिसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, उन्होंने उनके विरुद्ध संघर्ष किया। क्या जब मुगलों का इतिहास हटाया जाएगा तो क्या उनका भी इतिहास मिटाया जाएगा? आज सवाल ये है
सवाल ये नहीं है कि मुगलों का इतिहास बदल जाएगा। एक दूसरे के जब इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि आगे आने वाली नस्लें उससे मार्गदर्शन हासिल करें। लेकिन क्योंकि बीजेपी को सिर्फ इतिहास बदलने का ही काम रह गया है और कोई काम ही नहीं है, एक और बीजेपी सरकार एनसीईआरटी के माध्यम से मुगलों का इतिहास बदलने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुगलों की जितनी भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनके संरक्षण के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करती है। ये विरोधाभास क्यों? आज सवाल ये है कि देश के जो भोले भाले नागरिक हैं उनको सिर्फ राजनीतिक तौर पर ध्रुवीकरण करने के लिए इन सारी बातों को लाया जाता है। जी हम ये नहीं कह रहे कि आप इतिहास बदलिए, लेकिन जिन देशों के सूरवीरों का योगदान इस देश के इतिहास में शामिल है उसको आप अगर हटाएंगे तो फिर देश का नौजवान पढ़ लिख के अपने भारत का इतिहास दूसरों को कैसे बता पाएगा? जी आज आप जो एनसीईआरटी के माध्यम से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आरएसएस पोषित लेखक, सांस्कृतिक जो भी आप उनको मानते हैं उनका इतिहास गढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी इसकी साझी विरासत है, इसकी साझी। आगई साहब, अभी तो ये कुछ आया नहीं है कि उनकी जगह क्या उल्लेख होगा, किस सब्जेक्ट को लाया जाएगा, किस कवि को लाया जाएगा, अभी तो ये है नहीं, तो उसको संघ से कैसे जोड़ सकते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनका इतिहास हटाकर, इनको किताबों से हटाकर जो इतिहास नया गढ़ा जाएगा या जो शामिल किया जाएगा वो कौन सा इतिहास होगा? क्योंकि आरएसएस की थ्योरी हमेशा यही रही है कि वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अभी तिवारी जी कह रहे थे, वो तमाम तरीके के तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, यहाँ तक कि वो तमाम इस दंगों को भी इसमें शामिल कर रहा है। लेकिन हमारा कहना ये है कि ये देश एक साझी विरासत का देश है, हमारा कंपोजिटिव कल्चर है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहे। देश की आजादी में सभी वर्गों का योगदान रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुवांशिक संगठन देश के अंदर मनभेद पैदा कर रहे हैं। देखिए, आप कोई भी आपके सवाल को जो अगर सवाल खड़ा करेगा तो आप वो देश विरोधी है, आपके सवालों पर अगर उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो वो देश विरोधी है। चले आगई साहब, जी आगई साहब, निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें आपकी आ गई हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड जी, कि इन सब बातों की बजाय देश को किस प्रकार से गतिशील बनाया जाए, विकास के रास्ते पे ले आया जाए और सभी समुदाय का उसमें सहयोग हो, उस पर हमें काम करना चाहिए कि ना कि हम इतिहास को बदलने का काम करें, ट्रेनों का नाम बदलने का काम करें, शहरों के नाम बदलने का काम करें। आप देखिए, चाहे अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी जगहों के ट्रेनों के सबके नाम बदले हैं, लेकिन आम प्रचलन में आम जनता वही बातों को इस्तेमाल करती है जो उनके पूर्व में नाम घोषित रहे हैं। तो इन सब बातों पर गौर करना चाहिए और देश को एकजुट होकर काम करना चाहिए, उस पर गंभीरता से विचार करें। कुमार राकेश जी क्या कहते हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? कुमार राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। नमस्कार। आपने सभी हमारे कांग्रेस के विधायक राजस्थान से मीणा जी को सुन लिया, हमारे 3 बार के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से शंकर लाल तिवारी जी को सुन लिया और मुस्लिम स्कॉलर आगई जी को सुना और मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी की अपनी जी सोच क्या है वो सुनी। अब आपकी इस पूरे मुद्दे पे क्या टिप्पणी है? नहीं, मुद्दा त्रिपाठी जी, ये जो मुद्दा है पाठ्यक्रम पर प्रहार, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए पाठ्यक्रम पे सुधार। मुझे नहीं लगता कि पाठ्यक्रम पर प्रहार हुआ है। ये पाठ्यक्रम पे प्रहार नहीं है, पाठ्यक्रम पे सुधार है, पहली बात। दूसरी बात, जो इतिहास की बात को लेके बवेला बचाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ये कहीं से उचित नहीं है राष्ट्र के हित में। दूसरी बात, ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में है? अगर जैसा कि आगई साहब ने कहा कि भाई अगर आपको अपना पुराना इतिहास कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे, भारत देश का इतिहास बताना होगा, तो उसमें 200 साल का इतिहास ही 16वीं या 17वीं शताब्दी का गायब कर देंगे तो कैसे बताएगा? त्रिपाठी जी, मुझे आप मौका देंगे तो अभी मैं काफी देर से, आधे घंटे से जी पूरे धैर्यता पूर्वक सबके प्रवचन को मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे भी बोलने का मौका देंगे। सबके मत को, प्रवचन नहीं कुमार जी, सर प्रवचन मतलब जो निकला हुआ वचन है उसको अन्यथा ना लिया जाए जी, ठीक है। तो मैं वचन जो है, जो उनके मुखारबिंद से निकला है, वो प्रस्तावित और प्रमुख वचन है, उसी को प्रवचन कहते हैं। तो मैं ये जो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, तो जो बातें इन्होंने रखी, जो तथ्य रखा, एक मुझे पता नहीं कि सबको मालूम है कि नहीं मालूम है कि चीन जो है गुलाम था जी। 1949 में आजाद हुआ,
उस पे गुलामी करने वाला कौन सा देश? जापान। जी शायद आप सर्वे कराएंगे तो 90% जो प्रबुद्ध लोग हैं वो, कुछ इतिहासकारों को छोड़ दें, सामान्य लोगों को नहीं मालूम है कि चीन भी कभी गुलाम था। जी उसका कारण क्या है कि उन्होंने जैसे गुलामी से मुक्ति मिली, उन्होंने गुलामी की सभी अवशेषों को मिटा दिया। और जो नया जनरेशन है, 2 जनरेशन चीन की जो लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको पता नहीं है कि जापान कभी राज किया चीन पे। जी तथ्यात्मक बात कर रहा जी। हूं। आज भी जिस भारत के निर्माण में बाबर का, ठीक है, या शाहजहां का या अकबर का वो योगदान नहीं रहा, उसको हम बरसों से ढो रहे हैं। ये इतिहास की बात है। दूसरी बात, कुतुब मीनार कभी कुतुब मीनार नहीं था, वो कब्जा किया हुआ मीनार है कुतुबुद्दीन के द्वारा। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया। 1971 में पुरुषोत्तम ओक ने किताब लिखी, इंदिरा गांधी ने उसको बैन करवा दिया। और वो इतिहास गवाह है मुगलों के इतिहास में भी, जहां से इस्लाम पैदा हुआ वहां से भी, कि ऐसी आर्किटेक्चर कहीं नहीं था। वो तेजोमय महल था। तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, धरती की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड कहाँ है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था? सर मैं वही कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कहाँ है कि जो 20,000 लोगों का हाथ कटवाया था, उनके वंशज कहाँ है? इसको कौन बताएगा? जो हम लोग को पढ़ाया गया, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि 20,000 मजदूरों ने बनाया और बनने के बाद उसके हाथ कटवा दिए गए। उसके कहीं कहीं वंशज तो होंगे। कहाँ है वंशज? कोई बताएंगे मुस्लिम स्कॉलर कि शाहजहां के जो हाथ कटवा दिए गए मजदूरों के, उसके वंशज कहाँ है? तो फिर किसने बनवाया? मुद्दे की बात कर रहा हूँ, तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। जो पढ़ाया गया, गलत इतिहास में पढ़ाया गया। एक मिनट कुमार जी सवाल करना चाह रहे हैं आगई साहब, आपने चूंकि उनका नाम लिया है, बोलिए आगई साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुमार जी से कि जयपुर के म्यूजियम में आज तक वो रिकॉर्ड सुरक्षित है जिसमें राजा जयसिंह मिर्जा से शाहजहां ने वो जगह ली और उसके बाद 1632 में वो ताजमहल बन के खड़ा हुआ। और आज भी पूरे विश्व के अंदर ताजमहल जो है हिंदुस्तान के अंदर। कुमार जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। आज भी पूरे विश्व के अंदर 7वां अजूबा ताजमहल कहलाता है जी। और भारतवर्ष के अंदर जितने भी पर्यटक आते हैं उसमें सबसे ज्यादा। चलिए आपने अपनी बात आ गई साहब कह दी, आपने अपनी, आप ये देखिए जिसमें ये स्पष्ट प्रमाण है। चलिए आ गई साहब, उनको भी तो उनका भी पक्ष आने दीजिए। आपने तो अपने पक्ष रख दिया। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, पूर्वग्रह। चलिए इतिहास की जानकारी नहीं है। चलिए आगई साहब एक मिनट। हाँ बोलिए कुमार जी। त्रिपाठी जी, यदि हम ताजमहल की बात करें तो इस्लाम में थोड़ा बहुत, मैं भी कुरान पढ़ा हूँ, थोड़ा इस्लाम के कई इस्लाम विदों से विश्व स्तर पे मैं जुड़ा हूँ कि एक ही जगह पे 2 मजार कहाँ बनाए जाते हैं एक ही व्यक्ति के। इसका तथ्य कौन देगा, जवाब देगा कौन? ये कोई जरूरी नहीं है। आपने कुरान पढ़ा है तो कहीं बताइए ऐसा। आगई साहब आप अपने समय पे मुझे बोलने देखिए। मैं आपको सुन रहा हूं। आगई साहब मैं फिर अरे आगई जी मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। अपना पॉइंट नोट कर लीजिए, सारी बातों का खंडन कर दीजिएगा। बोलिए कुमार साहब। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, जितने गलत तथ्य पढ़ाए गए और हमारे जो पंडित कहे जाने वाले नेहरू और महात्मा कहे जाने गांधी जी ने हमको जो इतिहास गलत पढ़ाने के लिए उत्प्रेरणा दी कि भारत, मौलाना आजाद साहब कितने पढ़े थे वो भी विवाद का विषय है। वहां से लेके 5 जो मुसलमान बनाए गए शिक्षा मंत्री, शिक्षा को तहस नहस किया गया, हमारे इतिहास को तहस नहस किया गया। अब बिरसा मुंडा की बात करते हैं, एक बिरसा मुंडा की बात करते हैं झारखंड में, उनकी तरह से 10 बिरसा मुंडा ने जिन्होंने अपने को बलिदान किया देश के लिए, उनको कहीं नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास की बात करते हैं तो भोपाल मध्य प्रदेश में जितना समृद्ध इतिहास है, वहां पे मंदिरों की बात नहीं की जाती। और मैं आपको 1400 मंदिरों का दूंगा जिसपे कब्जा किया गया मस्जिदों ने, ठीक है। और आज भी आक्रमण जारी है। दिल्ली में मैं रहता हूं, दिल्ली के 7 बड़े जो रास्ते हैं पार्लियामेंट के आसपास अतिक्रमण करके मस्जिद बनाए गए हैं। कौन सा किताब में है, कौन सा खतियान में है? सुनहरी बाग रोड नाम लेता हूं मैं, आप नाम ले, सुनहरी बाग रोड लीजिए, पार्लियामेंट के आसपास जनपथ लीजिए, चाहे राजेंद्र प्रसाद लोधी, सब जगह बना दिए गए हैं
और कस्तूरबा गांधी पार्क में बना दिया गया। अब ये मुगलों का कौन सा कुरान शासन में था लिखा तो हुआ है? मुगलों ने बना दिया। अब आप अरे तो फिर- हम तो ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि ये 16वीं 17वीं शताब्दी के जो अकबरनामा, शाहजहांनामा जो भी है, जिनको चैप्टर गायब करते, तो इतिहास से वंचित नहीं रह जाएगा नया पढ़ने वाला सर, वो छात्र? हमारा इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास पृथ्वीराज चौहान का इतिहास है। उसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि चिश्ती साहब ने संगीता चौहान को नंगा करके रोड पे मारा और बेइज्जत किया? ये कौन पढ़ाएगा, कौन बताएगा? जो चिश्ती हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन करने के लिए आए, सूफी कहलाए, हिंदू धर्म को परिवर्तित किया, वो आज भी आक्रमण जारी है। कोई हिंदू नेता या कोई हिंदू धर्मावलंबी मुस्लिमों को तो नहीं गया धर्म परिवर्तन कराने के लिए, किसी ईसाई को। ये भी तो इतिहास और तथ्य की बात है, एक भी बता दे। हम तो आक्रमण करने नहीं गए किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में। जी 632 के पहले इस्लाम था क्या? 632 के बाद ही मोहम्मद साहब पैदा हुए और इस्लाम आया, उसके पहले था क्या? 2023 के पहले कोई क्रिश्चियनिटी थी क्या? अब बौद्ध के पहले कौन था? सनातन हिंदू धर्म। सर, अभी रिचर्ड ब्लटन की किताब है, पढ़ लीजिएगा, ब्रिटिश म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, 4 महीने पहले किताब आई है। तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, तमिलनाडु में तथ्यात्मक पाए गए हैं, जहां की वास्तव में सभ्यता की बात है। उसके अलावा जो हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं, वहां 1.5 करोड़ साल का इतिहास है, जो कि कोई क्लेम नहीं करता। वेद कौन लिखा गया, पुराण किसने लिखा, उपनिषद क्या लगा? अब कब तक झूठ लाएंगे? झूठ पर कब तक पहाड़ बनाएंगे? कब तक महल बनाएंगे झूठों के? कब तक तुष्टिकरण की करेंगे? सत्य को मानिए। हमारे यहाँ भाई भागवत जी ने बोला। चलिए राकेश जी, बहुत आपकी बात आ गई है। राकेश जी थोड़ा संक्षेप में। एक लाइन उन्होंने कहा ना कि हिंदू मुस्लिम के डीएनए एक ही है, तो डीएनए टेस्ट करवाइए ना। जी भाई हमारे ओवैसी साहब के परदादा गणेशी लाल नाम था, वो नकारने में क्यों भागते हो, क्यों सामते हैं? वो सत्य को जानिए ना, डीएनए की बात करते हैं तो सत्य को जानिए। भारत जो भी भारत में रहने वाला हर एक लोग भारतीय है, हम आज भारतीय हैं, भारतीयता की बात करें और इतिहास को माने, सत्य को माने। चलिए राकेश जी संक्षेप में बात आ गई जी। हमारे मीणा साहब, तिवारी जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक बार आगई साहब कुछ खंडन करना चाह रहे थे हमारे राकेश जी की बात का। जी आगई साहब संक्षेप में। देखिए त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राकेश कुमार जी जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त है जी, और जिस प्रकार से अभी इन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, तो जैसे वो कह रहे थे कि साहब 2 मजार एक साथ नहीं हो सकते। अरे भाई, जब 2 व्यक्तियों का निधन हो गया, उनके मजार बने हुए हैं। ऐसी इस्लाम में कोई परिस्थिति नहीं है कि 2 मजार नहीं हो सकते। कब्रिस्तान में चलिए, सैकड़ों मजारें एक साथ बनी होती है जी। ठीक है। दूसरी बात, मौलाना आजाद के संबंध में इन्होंने कहा कि साहब नेहरू जी ने उनको आयोजित कर लिया। अरे भाई, मौलाना आजाद का भारत की आजादी में अतुलनीय योगदान है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुवांशिक संगठन किसी के द्वारा लिखी गई। राकेश जी मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। राकेश जी एक एक करके। राकेश जी मैं फिर आ जाऊंगा, बात नहीं आ पाएगी, उनकी बात आ जाए, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा, आप खंडन कर दीजिएगा जी। इस प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुवांशिक संगठन इस प्रयास में है कि किस प्रकार से शिक्षा का भगवाकरण किया जाए और देश के लोगों को किस प्रकार से भ्रमित किया जाए जी। आज अगर ये नया कोई इतिहास लिख रहे हैं तो कोई अपनी उपलब्धि बताए इस 9 साल की, इस देश के अंदर कोई नया तामीरी ऐसा कोई काम बताए जिससे देश का भविष्य संवरता हो। नई शिक्षा नीति आई तो है, नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें सुधार की गई है। अभी भी नई शिक्षा नीति पर विरोधाभास है जी, अभी भी नई शिक्षा नीति पर विरोधाभास है और उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई है जिसके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी पोषित शिक्षा को और जो भगवाकरण की हम बार बार बात कर रहे हैं, वो उसी को जो है लादना चाहती है देश के नागरिकों के ऊपर। और ये कुंठाग्रस्त होकर एन प्रकरण हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि किस प्रकार से देश के वातावरण को बदला जाए। अरे भाई, ये देश सभी का है, सभी के। चलिए आगई साहब काफी देर हो गई, मत करिए, हमारे समाज को विभाजित होने का। आगई साहब हमारे विधायक जी बैठे हैं, मीणा साहब अब आप क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें विरोधाभास हो गई हैं कुमार राकेश जी और आगई साहब के बीच में। तिवारी जी ने तो अपनी बात कही ही है। पर्यटन के क्षेत्र में ताजमहल से अरबों रुपया भारत सरकार को देती है। अरे आगई साहब आपका नंबर आएगा तब आप फिर से बोलिएगा। बात मैं कहना चाहता हूँ, जी। गाय का नाम लेके लोग पदों पे बैठते, मैं खुद ने गाय चराई नहीं है। आज भी मैं किसान हूँ, खेत पे रहता हूँ। 12 चुनाव लड़ने के बाद, पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद भी मैं खेत पे रहता हूँ। गायों को आज भी सेवा पूजा करते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें दूसरों को कोसने की क्या जरूरत है? मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ
कि देश में गौमांस का भक्षण करने वाले भी यदि सरकार चलाने में शामिल हों जी तो फिर जब गाय और संस्कृत शिक्षा दो यदि खत्म हो जाएगी देश से तो देश कमजोर हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, क्या जो ईसाइयत पढ़ाई हो रही है उसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं? क्या सेंट पॉल की बात कर रहे हैं? क्या दूसरी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं? हम एक लाइन में चलते हैं। जहां तक कि मुस्लिम की पैदा 600 में हुई है तो क्या विश्व में कितने राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हैं? क्या हमने बाबरी मस्जिद का ढहान किया था, विश्व में कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनके बारे में क्या हुआ? तो हम कहीं हमारे धर्म को पद प्राप्त करने के लिए, लोभ में सत्ता प्राप्ति के लिए तो हम यूज नहीं कर रहे हैं? क्या कश्मीर में जिस तरह की बातें हो रही है, क्या कश्मीर को हम कब्जे में कर रहे हैं? तो इसका सबसे एक ही राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब ब्रह्मा को, रंगून को, नेपाल को, पाकिस्तान को मिला लिया जाए। जब हमारे देश की फौज मजबूत है तो इसको कर लिया जाए, तक सारा खेल पूरा खत्म हो जाएगा और विश्व में एकमात्र राष्ट्र, क्योंकि नेपाल चला गया हम बन जाएंगे। तो मेरा तो अर्ज करना ये है कि ये झगड़े पैदा जो हुए जा रहे हैं इसका अंत क्या होगा? जी क्या ईसा मसीह को या मोहम्मद शाह को इतिहास को अपन खत्म कर देंगे? इसे ये कहना साहब ये तो हिंदू नहीं है। मैं वैसे ठेकेदारों से ज्यादा हिंदू जो विश्वास करता हूँ, मंदिर में जाते होंगे बिना नहाए धोए, 10 दिन तक कभी बीमार हो जाते होंगे जी। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, बुजुर्ग का सवाल में 1965 में कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था, मेरी एज का अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, इनके ऊपर कृपा है कि नहीं है? जी जो गौमांस का भक्षण करने वाली सरकारों में बिठा रखे उनके ऊपर कृपा है कि नहीं? हमारे ऊपर कृपा है। हम पार्लियामेंट में भी रहे, हम विधानसभा में भी रहे और राजस्थान में मेरी कौम रिजर्व क्लास में आती है, लेकिन मुझे कभी भी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। मैं सामान्य सीटों से चुनाव लड़ रहा हूँ और हिंदुस्तान में एकमात्र उदाहरण हूँ। इसलिए मेरा गर्व निवेदन है कि देश की तरफ देखे। हिंदू राष्ट्र आपके कर्मों से बनेगा, किताब हटाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये गलत फहमी है। मुगलों में गालियां निकालने से नहीं होगा। मुगलों की संस्कृति को जिस तरह से खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमें मुगलों का आचरण को खत्म करो, वो सुधार लाओ। और मुगल तो वो सुधर गए। धीरे धीरे स्थिति बन गई थी कि ईद में हम बैठते थे, वो हमारे गुलाल लगाने लग गए थे, उसको हमने तहस नहस कर दिया। तो देश को मजबूत करने के लिए मेरा प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, उनकी संस्था से हाथ जोड़ के निवेदन है, गुरु गोलवलकर ने कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। गुरु गोलवलकर तो देखें, उनकी डायरी भी थी, अंत तक रही। गुरु गोलवलकर से शिक्षा ग्रहण करें, अटल बिहारी वाजपेयी को टोटली न निकारें। जी ऐसे नेताओं को, महान नेताओं को याद करके ये शासन करें। शासन के मद में मदोश नहीं होना चाहिए। आज मैं बैठा हूँ, मैं विधायक हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ हो गया। मैं उस जनता की वजह से हूँ जिसने मुझे समर्थन दिया, जिसने नहीं दिया पद पे बैठने के बाद मैं उसका भी हूँ, जिसने दिया उसका भी हूँ। प्रधानमंत्री का दायित्व तो बनता है कि वो सबका प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री, किसी एक जात का, एक कौम का, परिवार का या पूंजीपति का नहीं है। प्रश्न ये है कि हमें देश को पूंजीवाद की तरफ ले जाना है या समाजवाद की तरफ ले जाना है। गरीबों का ध्यान रखना है, केवल पूंजीपतियों का ध्यान रखना है। ये बहुत सी बातें साहब, इनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। देश को कमजोर होने से बचाना पड़ेगा। यदि हम देश को कमजोर करने के उस तरफ चले जाएंगे, आज दिख नहीं रहा है इसका असर जो आगे आएगा। और जो आ रहा हूँ राकेश जी, आ रहा हूँ, बात खत्म हो जाए मीणा जी। मैं जो कर्म करेंगे ये हमें उसका गुना भोगना पड़ेगा। ये हिंदुओं की संस्कृति कहती है। और हमें गुना नहीं भोगना पड़े भगवान के घर में, उस खड़ाव में हमारे पांव नहीं लटकाए जाए, हमारा सिर नहीं लटकाया जाए। ये हिंदू हमारे संत हैं। यदि सही संत है तो मेरी बात मानेगा। और झोला पहनने से संत बन रहा हूं मैं, तो भैया मैं तो तुमको जो पहन लूंगा, तुमको विजय उठ लूंगा, जाऊंगा। मीणा साहब तिवारी जी, व्यक्ति जो न मांस खाता हूँ न दारू पीता हूँ, लेकिन मेरी जाति ऐसी है जो सब ये कहते खाता भी होगा, पीता भी होगा। मेरे ऊपर आज तक आरोप आदित्य भी नहीं लगा कैसे किया, लेकिन मैं गुरु गोलवलकर का, अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करता हूँ और विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये हिंदुओं की बात करने वाले फर्जी लोगों को उन दोनों से सीखना चाहिए। और हमें मीणा साहब बात आ गई आपकी। तिवारी जी काफी देर से कुछ कह रहे हैं। तिवारी जी बाकी तो सब ठीक है, निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें आपकी राकेश जी ने कर दी
जो आपको कहनी थी आ गई साहब की और उनके बीच में। लेकिन एक बात यहाँ है कि कक्षा 12वीं की स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति की पाठ्य पुस्तक में अब लोकप्रिय आंदोलनों का उदय और एक दलीय प्रभुत्व का युग पाठ शामिल नहीं होंगे। ये क्यों? ठीक बात है, ठीक बात है। आंदोलन इसका कैसे सबका बदलेंगे? उत्तर है कि एक जिसे टैंक के विद्वत नीचे समिति आकर ने के तय बम लेकर किया के है टैंक उड़ाए थे पाकिस्तान और के। तो उस कैसे समिति के बदलोगे? माध्यम से मीणा सारी बातें साहब तय तिवारी जी आपकी बात सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुना, उनकी भी बात सुन लीजिए आप। जी तिवारी जी। ये एक विद्वानों की समिति ने तय किया। और अगर लोकप्रिय जन आंदोलनों को पढ़ाने की बात हो रही है, इसमें क्या बुराई है? 1975 की इमरजेंसी बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए कि आगे आने वाले बच्चे अगर लोकतंत्र पर कोई खतरा ये है। लोकप्रिय आंदोलनों के बारे में एक बार फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, मैं समझ चुका हूं। और इमरजेंसी इनको का हटा रहे आंदोलन, हैं। लोकप्रिय आंदोलनों को हटाने के पीछे मैं नहीं सोचता हूं कि कांग्रेस ने किन आंदोलनों को शिक्षा नीति में जोड़ दिया था। मैं इस्लामिक विद्वान जी से भी पूछना चाहता हूं और जी। मीणा जी से भी पूछना चाहता हूं, जो बार बार परम पूजनीय गुरु जी का नाम ले रहे थे, जी। अटल जी का नाम ले रहे थे। मुझे ये दोनों मेरे मित्र ये बता दें, ये इस्लामिक मित्र क्या बताएंगे मैं तो कह नहीं सकता, पर ये कंफ्यूज पार्टी के जो आदरणीय मीना जी हैं, जो कभी साफ हिंदुत्व कभी तुष्टीकरण, कि अगर अकबर महान है तो महाराणा प्रताप क्या है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ी के लिए? आज भी हम गुलामी के प्रतीक, गुलामी के जो प्रतिष्ठापूर्ण चिन्ह है, उन पर अपना गौरव माने। आपको अकबर महान गौरव दिखे तो अकबर नहीं होंगे तो महाराणा प्रताप का उल्लेख कहाँ होगा? अरे महाराणा प्रताप का उल्लेख होगा, पर अकबर का उल्लेख, खिलजी का उल्लेख, चंगेज का उल्लेख, इनका उल्लेख लुटेरों की तरह होगा, अत्याचारियों की तरह होगा, आक्रांताओं की तरह होगा। इस देश की धर्म संस्कृति को, इस देश की बहुओं बेटियों को लूटने वालों का होगा, महान नहीं होगा। तो फिर अकबर का युद्ध नहीं, महाराणा प्रताप का युद्ध किससे हुआ था, ये कैसे महान बताएंगे? ये बताएंगे ना, ये महाराणा प्रताप ने रगेद रगेद के अकबर को छठी का दूध याद दिला दिया और घास की रोटी खाई, और अकबर जैसे नाच गाना कराने वाले बादशाह से कभी भी झुकने का काम नहीं किया। अकबर और महाराणा प्रताप का कभी आमना सामना नहीं हुआ है युद्ध में? अरे भैया नहीं हुआ है जी। पर तलवारों से तो आमना सामना अकबर की और राणा की तलवारों का आमना सामना तो सैनिकों के रूप में भी और क्षत्रपों के रूप में हुआ है जी। आप विषय पर मुझे थोड़ी बोल लेने दीजिए। मैं दूसरी बात ये कह रहा था जी कि आप कह रहे हो कि संरक्षणों पर करोड़ों रुपए खर्चा करना, उस पर आदरणीय राकेश जी ने उत्तर दे दिया है, मुझे कुछ न्याय कहने की जरूरत नहीं। पर आप इनकी बुद्धि मान लें तो ये करोड़ों रुपए का जो ये सब बना है और कहते हो कि अब्बा हुजूर ने बनाया है, और वो बता रहे राकेश जी की अब्बा ने नहीं, डब्बा ने नहीं, ये बब्बा ने बनाया है। तो अगर इस स्थिति में यही मान ले कि अब्बा हुजूर ने बनाया था तो ये देश के पैसे नहीं, यहीं के लोगों को लूट के न बनाया था, यहीं का धन न लगा था। और इसलिए उसमें अगर सरकार, तो यहाँ स्मारकों की बात आ गई, क्यों कहा गई, क्यों डरा रहे हो देश के उन तमाम लोगों को कि साहब ताजमहल गिरा दिया जाएगा? ये इस तरह की बात गुमराह करने की 70 साल से हो रही। देश के अंदर हम राष्ट्रीयता नहीं कायम कर पाए। इजराइल जैसा छोटा देश दुनिया में शान से खड़ा है, पर हमारा हिंदुस्तान बार बार दो कौड़ी के पाकिस्तान की आंखें देख रहे। आपने कह दिया रूस हमारा मित्र नहीं, ये कौन सा भ्रम फैला रहे हो, कौन सा कुचक रहे आपकी इस भाषा की राजनीति में? रूस आज भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा। अब रही बात चाइना की और रूस के कुछ यूक्रेन के मामलों को लेकर के या अन्य देशों की, अमेरिका के मामलों को लेकर के, शिक्षा पे आ जाए, शिक्षा पे आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के कहने पर ही यूक्रेन से हमारे बच्चे लौट करके वापस आए।
तिरंगे दिखा करके और पाकिस्तानी भी तिरंगा दिखा करके वो बच्चे भी आए अपने देश। चलिए शिक्षा पे आ जाए, शिक्षा पे आ जाए। नहीं, विदेश राजनीति में इनने बोला, जो पिटी पिटाई अपनी राजनीति बताना चाहते हैं। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, बार बार मोदी जी कह रहे हैं। चलिए तिवारी जी, थोड़ा समय कम है, समय कम है। बदलता हुआ हिंदुस्तान है, ये राष्ट्र की पहचान बनाने वाला हिंदुस्तान है। तिवारी जी, आगे ये पढ़ाया जाए कि जो कमाए खाए और राष्ट्र के लिए प्राण देने की बात आवे चलिए तो प्राण दे। और इस बदलाव से राष्ट्र मत कहना, भगवा हिंदुस्तान का दूसरा नाम है। चल तिवारी जी, जरूरत इस बदलाव से जो शिक्षा में जो पाठ्यक्रमों में बदलाव हुआ है उससे राष्ट्रवाद आ जाएगा बच्चे बच्चे पे, आपके कहने का मतलब है। श्रीवास्तव जी, क्या ऐसा हो पाएगा या बदलाव होगा तो उससे वाकई में क्या संस्कृति और धरोहर के बारे में पढ़ाया जाएगा? आपको मार के तिवारी जी दूसरे लोग भी हैं, दूसरे अतिथि भी है हमारे साथ। जी श्रीवास्तव जी। देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक पाठ्यक्रम बदलने का सवाल है, सरकार पाठ्यक्रमों को बदल सकती है, लेकिन जहाँ तक इतिहास से पढ़ने से 16वीं 17वीं शताब्दी को हटाने वाली बात है, तो वहाँ नया इतिहास क्या आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इवन देन उसके बाद भी बहुत सारे मतलब फिर ब्रिटिशर्स के इतिहास के बारे में सरकार का क्या निर्णय होगा, वहाँ कैसे बताएंगे? उधर नहीं बदला नहीं, तो सवाल है कि जहाँ गुलाम थे तो गुलामी का इतिहास बदलने की जरूरत है। निश्चित रूप से कुमार राकेश जी ने बहुत सारी चीज़ों को बताया, लेकिन एक चीज़ जो सबसे खास बात है, जैसे धरोहरों की को लेकर के बताया कि उन्होंने नहीं बनवाया है और आज तक जो है यही पढ़ाते आए हैं। तो हमें लगता है कि इतिहास के पन्ने पर जब भी कोई नया इतिहास लिखने की कोशिश होगी, अब चाहे सरकार किस तरह के इतिहासकार, हो सकता है कि पहले के इतिहासकारों ने गलत लिखा हो, सारे तथ्य गलत हों, लेकिन एक चीज़ ये जरूर है कि आप समय काल नहीं हटा सकते हैं। आप 16वीं 17वीं शताब्दी का इतिहास जरूर दिखाएंगे, ये बात ये होनी चाहिए। अब वो किसके पक्ष में, मुगलों का इतिहास हटा के दिखाएंगे या किस तरह से दिखाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात आपने जो देखा होगा कि अभी जो है जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के के इतिहास को हटाने वाली बात है, मेरा ये कहना है कि ऐसे आंदोलनों को हटाने के पीछे मंशा क्या है, ये समझने वाली बात होगी। क्या आंदोलनों को हटा के कोई नए तरीके का आंदोलन आएगा? मेरा सिर्फ ये कहना है कि इतिहास के तथ्यों को हटाइए, लेकिन उनकी जगह पर तथ्य कौन सा परोसेंगे, ये होना बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात है कि जो कवियों के, जो हमारे यहाँ के सुमित्रानंदन पंत को, निराला के, इनकी कविताओं को हटा के कौन सी कविता लाना चाहेंगे? तो ये सब बातें हैं। एनसीईआरटी के निदेशक ने ज़रूर कहा कि ये जो है काफ़ी बोझ बढ़ गया था जो है विषय का, तो इसकी वजह से इनको हटाया गया, जो उनका जो है स्पष्टीकरण है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसा नहीं हो सकता है। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो समय दर समय सारे इतिहास की चर्चा होगी और उन पर जो लोगों को पढ़ाया जाएगा। जहाँ तक पुरातात्विक धरोहर की बात है, सरकार का काम है उसको जो है सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। अब उसको किस तरह से समझाया जाएगा, ये भी समझने वाली बात होगी। फिलहाल जो एनसीईआरटी में इस तरह के बदलाव हुए हैं, अब पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा, अन्य जो है धर्म संप्रदाय के लोग अपनी बातें रखेंगे, लेकिन फिलहाल ये विषय ज़रूर चर्चा में है और इन पर जो है सरकार किस तरह का आने वाले समय में कोई ऐसे पाठ्यक्रमों को, अध्याय को जोड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। त्रिपाठी जी। कुमार जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, समय बहुत कम है, मुश्किल से 30 सेकंड है, आप अपनी बात रख सकते हैं। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तकनीकी कारणों से हम राकेश जी से नहीं जुड़ पा रहे, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, मीणा साहब आपका, राकेश जी आपका, आगई साहब आपका और आरपी श्रीवास्तव जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आज जनता मांगे जवाब में हमने बात की एनसीईआरटी की पुस्तकों से हटाए गए चैप्टर की और उसमें किए जा रहे बदलाव की। लेकिन सवाल ये है कि किताबों से चैप्टर को हटाने से या उसमें बदलाव करने से क्या इतिहास को बदला जा सकता है? क्या उसको खत्म किया जा सकता है? क्या वास्तव में इस बदलाव की ज़रूरत थी? और यह थी तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तन से शिक्षा के स्तर में कितना बदलाव देखने को मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और सभ्यता से कितना जोड़ा जा सकेगा, या फिर वाकई क्या ये सिर्फ एक सियासी कवायद है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।